ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में बात की थी कि फोर मेन काजेज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है बॉडी में। ठीक है। तो वो हमने बात की थी कि हार्मोनल चेंजेस होती है, इसके अलावा ग्रेविड यूट्रस होता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है, और हीमोडाइनमिक चेंजेस आती है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है। ठीक है। तो उसमें हमने कहा था, सबसे पहले हमने बात की थी यूट्रस के बारे में कि यूट्रस का साइज बढ़ता है और उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है। फिर उसके बारे में के बाद हमने कार्डियोवास्कुलर चेंजेस पढ़ी थी। कार्डियोवास्कुलर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे सबसे पहले हार्ट जो है उसके साइज और उसके पोजीशन में चेंज आता है, और साथ में उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ईसीजी से आपको शो होगा, और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे में पोजीशन की वजह से चेंजेस आएंगी। फिर उसके बाद हमने कार्डिक आउटपुट के बारे में बात की थी कि हमारे पास ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके भी दो काजेज है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से और दूसरा हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से। तो कार्डिक आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है, कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। तो एक भी इंक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन मेनली जो इंक्रीज होता है, जो चेंज आता है, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम में ज्यादा आता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ता है, और जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा वो भी बढ़ता है लेकिन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन एज अ होल कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। तो कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास बढ़ता है कितना, अप टू 50%, मैक्सिमम जो है वो 50%, 40 से लेके 50% तक। तो पहले जो 12 वीक हमारे पास होते हैं तो उन 12 वीक्स में 40% तक कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। उसके बाद बाकी जितनी भी प्रेगनेंसी होगी, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान जो कार्डिक आउटपुट होगा तो वो होगा 50% इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, कार्डिक आउटपुट जो है इंक्रीज 40% बाय द 12 वीक्स एंड 50% फॉर रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। Cardiac output is highest during the labor and right after the delivery due to release of the aortocaval compression. अच्छा, कार्डिक आउटपुट सबसे ज्यादा कब होगा? कार्डिक आउटपुट जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास होता है ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है। जब लेबर होता है उस दौरान सबसे ज्यादा कार्डिक आउटपुट हमारे पास होता है, और फिर राइट आफ्टर द डिलीवरी जो है उसके बाद बढ़ जाता है सर ड्यू टू आपकी द आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? सर अब आ रही है। अच्छा, शायद इंटरनेट का इशू है, पता नहीं क्या आज फिर क्या हुआ है। अच्छा, आवाज नहीं आए तो मुझे बताए फिर। तो कार्डिक आउटपुट जो है वो हाईएस्ट होता है ड्यूरिंग द लेबर, और उसके बाद राइट आफ्टर द डिलीवरी। अब राइट आफ्टर डिलीवरी क्यों होता है? तो यहाँ पे वर्ड लेके आए, आयोटोकेवल कंप्रेशन की रिलीज की वजह से आयोटोकेवल कंप्रेशन खत्म हो जाता है। अब आयोटोकेवल कंप्रेशन क्या है, तो ये थोड़ा सा आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कार्डिक आउटपुट ऑफन रिटर्न टू द नॉर्मल 2 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के 2 वीक्स बाद जो है वो कार्डिक आउटपुट नॉर्मल वैल्यू पे आ जाते हैं जो नॉर्मल एडल्ट में होता है। ठीक है। तो मतलब नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में होता है उनमें जितना कार्डिक आउटपुट होता है उस पे वापस नॉर्मल आ जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो इंक्रीज हो जाता है, और जो 12 वीक्स है उसमें 40% तक इंक्रीज हो जाता है, और 12 वीक्स के बाद 13 वीक से लेके आपके पास 38 वीक्स तक या जितना भी होगी प्रेगनेंसी, उस दौरान तक जो है आपके पास, चाहे वो 40 वीक्स तक हो चाहे 38 वीक्स तक हो, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान 50% तक कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब अगर नॉर्मल कार्डिक आउटपुट आपका जो है 5 लीटर है तो यहाँ पे आपके पास 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन ये 2 वीक्स बाद जो है वो 2 वीक बाद जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है, क्योंकि आपके पास जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट थी फीटस की और जो फीटल लाइफ थी वो तो अब है नहीं, तो उसकी वजह से अब कार्डियक आउटपुट वापस डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, तो एक तो था कार्डियक आउटपुट, दूसरा है सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है। अब सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस पर क्या इफेक्ट होगा? तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे पास क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है, हमने पढ़ा था कि हार्मोनल जो है वो चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका एक इफेक्ट है वेजोडाइलेटरी इफेक्ट। प्रोजेस्टेरॉन काजेस वेजोडाइलेशन। ठीक है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन वेजोडाइलेशन करेगा तो उस वेजोडाइलेशन की वजह से आपके ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाएंगे। अगर नॉर्मल ब्लड वेसल है तो ये ड्यू टू द रिलीज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इट विल डायलेट। ठीक है। इट विल डायलेट, जब ये डायलेट हो जाएंगे तो आपका सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब आप लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर में एक हमारे पास होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये मोस्टली डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा डिपेंड करता है आपके वस्कुलर रेजिस्टेंस पे, या आपके लिए सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है। तो एक है कार्डिक आउटपुट पे ज्यादा डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा कार्डिक आउटपुट पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा चेंज होता है कार्डिक आउटपुट के साथ। अच्छा। तो नॉर्मली क्या होता है कि सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर में ज्यादा जो कम होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा आपके सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस लो होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका लो होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ठीक है। लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो चेंज आती है वो थोड़ी सी कम आती है एज कंपेयर टू द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ज्यादा चेंज आएगा, वो ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, -15 का मतलब है 15% डिक्रीज हो जाता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10% डिक्रीज हो जाता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज मच more than systolic blood pressure. The response to the adrenergic agents and vasoconstrictor is thus blunted. ठीक है। अब एड्रीनर्जिक जो एजेंट है और वेजोकंस्ट्रिक्टर है, एड्रीनर्जिक जो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक है ज्यादातर, तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करते, तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन को जो रिस्पॉन्स होता है वो ब्लंट हो जाता है। मींस कि अगर आप वेजोकंस्ट्रिक्टर इन पेशेंट को देंगे तो उसका वो वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं करेगा ज्यादा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रोजेस्टेरॉन है तो वो वेजोडाइलेशन करेगा। तो वेजोकंस्ट्रिक्टर्स जो इफेक्ट है ड्रग्स का, एड्रीनर्जिक जो एगोनिस्ट है, ठीक है, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, तो उनका वो रिस्पॉन्स जो है वो ब्लंट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर है हमारे पास सेंट्रल वीनियस प्रेशर। ठीक है। तो अब आपके पास हमने या आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रेगनेंसी जो है, यहाँ पे हमारे पास होता है इनीमिया। ठीक है। और उस इनीमिया को हम कहते हैं डाइल्यूशनल इनीमिया। डाइल्यूशनल इनीमिया ये है कि आपके पास वॉल्यूम जो है प्लाज्मा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूशनल इनीमिया। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे पास वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम, लेकिन सेंट्रल वीनियस प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है।
क्यों नहीं आता? क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ गया है, लेकिन साथ में आपका वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो भी वो कम हो गया है। जो वेसल्स है वो डायलेट हो गए। तो वेसल डायलेट हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसकी वजह से आपके सेंट्रल वीनियस प्रेशर में कोई ज्यादा जो है वो चेंज नहीं आएगा। तो डिस्पाइट द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन सीवीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों होता है? दिस इज लाइकली ड्यू टू डायलेटेड सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो ब्लड वेसल है, वो डायलेट हो जाते हैं। तो उस वजह से वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में वेसल भी डायलेट होंगे, तो प्रेशर जो है वो वही सेम रहेगा। पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज अप टू 30%। ठीक है, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है 30% तक, ड्यू टू वेसोडाइलेशन। स्ट्रोक वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, और फीमोरल वीनियस प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है 15% तक। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे आयोटोकेवल कंप्रेशन। सर जी। सर ये डाइल्यूशनल एनीमिया क्या होता है? क्या? डाइल्यूशनल एनीमिया क्या होता है? वो चलो मैं आगे आपको, वो आ रहा है लेकिन चलो समझा देता हूँ। डाइल्यूशनल इलीमिया, आप सपोज कर लेना कि आपके पास है ये ब्लड। ठीक है, ये है एक ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल के अंदर आपके पास है ब्लड। ठीक है, ये रेड जो है ये सारा ब्लड है। अब ये ब्लड जो है इसमें होगा प्लाज्मा, और होगा आपके पास सेल्स। और उस सेल्स में आप सिर्फ आरबीसी को देख ले अभी यहाँ पे, और आरबीसी में आपके पास होगा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो अब हम एच बी देखते हैं ना, हम कहते हैं कि एक बंदा है वो इनीमिक है। तो इनीमिक का क्या मतलब है? इनीमिक का मतलब यह है कि हमने इतना, फॉर एग्जांपल ये ब्लड लिए 100 ml। ठीक है, हमने 100 ml ब्लड ले लिया, और इस 100 ml ब्लड में कितना हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन, या हम पर एमएम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की पूरे ब्लड में, तो उसको हम कहते हैं एच बी। या तो अब अगर ये एच बी कम होता है तो उसको हम कहते हैं एनीमिया। ये नॉर्मली हम कहते हैं ग्राम पर डिसीलीटर में। ग्राम पर डिसीलीटर मींस कि आपके पास जो डिसीलीटर है, एक डिसी 1 डिसीलीटर जो ब्लड होगा, उसमें कितना ग्राम आपके पास हीमोग्लोबिन होगा। अब अगर आप यहाँ पे एक इस तरह करें ना, कि मैं सपोज कर लूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक गिलास है। ठीक है, और इस गिलास में मेरे पास जो है वाटर है एज अ सॉल्वेंट, और उसमें जो सल्यूट है वो है शुगर। ठीक है, आपके पास शुगर है और वाटर है। अब अगर ये शुगर जो है, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम शुगर मैं डालूं 100 ml वाटर में, तो ये आपको शायद इस तरह फील हो कि ये बहुत ज्यादा जो है मीठा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दूं, और इसको मैं कर दूं 1000 ml, तो शुगर वही है, 20 ग्राम है। लेकिन अब आपको जो स्वीटनेस पहले फील हो रही थी, अब उस तरह स्वीट फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हो गया है, ये जो आपका जो सॉल्वेंट था वो डाइल्यूट हो गया है, जो सलूट था। ठीक है, जो आपको सलूट जो था वो हो गया डाइल्यूट। अब आपको ये जो है वो फीका, या आपको वो स्वीटनेस अभी फील नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है कि उसमें क्या होता है, जो आपका प्लाज्मा होता है वो बढ़ जाता है, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्लाज्मा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो तो वही सेम रहती है,
मतलब ये है कि वाटर आपने बढ़ा दिए और सल्यूट जो है वो वही रहता है। तो उससे क्या होगा, वो आपको उस तरह स्वीट फील नहीं होगा। तो इसी तरह ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन वही सेम रहती है। तो उस वजह से हम कहेंगे कि पर 1000 ml जो है, या पर डिसीलीटर जो है, वो हमारे पास ग्राम जो वो है हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एच बी लेवल कम हो जाता है। और एच बी लेवल कम नहीं होता, मतलब हीमोग्लोबिन वही रहते हैं, लेकिन होता क्या है, प्लाज्मा जो है वो बढ़ जाता है। समझ आ गई? तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूशनल इनीमिया, क्योंकि ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो गया है। समझ आ गई अब? जी सर, समझ आ गई। चलो आगे मैं फिर, ये आगे आएगा तो वहां पे फिर से पढ़ लेंगे, ब्लड में जब आएगा हिमेटोलॉजिकल चेंजेस तो उसमें पढ़ लेंगे भी। अच्छा, फिर है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ठीक है। अब यहाँ पे ये देख ले, ये पिक्चर जो है, ये डायग्राम आप देख ले, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फीटस है। ठीक है, एक यूट्रस है, जो ग्रेविड यूट्रस है, और उसके अंदर आपको फीटस नजर आएगा, और उसके नीचे आपको यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, ये है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे है फीटस। ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंफीरियर वेना केवा है और एब्डोमिनल वेन्स जो आपके होंगे वो होंगे। तो अब क्या होता है कि जब एक प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास आती है प्रेगनेंसी के दौरान, और खासकर जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये फीमेल जो है वो होती है इन द सुपाइन पोजीशन, अब जिस तरह ये है, ये वो है सुपाइन पोजीशन में। तो उस सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि ये जो यूट्रस है, उस यूट्रस का प्रेशर जो है वो इंफीरियर वेना केवा पे आ जाता है। ठीक है, ग्रेविड यूट्रस है। उस अब इसका जो साइज है वो फॉर एग्जांपल है 1000 ग्राम, 1 kg है। तो ये 1 kg इस विसल्स पे आएगा, 1 kg प्रेशर उसका वेट जो है इस वेसल पे आएगा, इंफीरियर वेना केवा पे या एब्डोमिनल जो वेन्स है उन पे। तो उसकी वजह से क्या होंगे, ये हो जाएंगे कंप्रेस, दीज इंफीरियर वेना केवा विल कंप्रेस। अब ये इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस हो गया बिटवीन द फीटस, मतलब यूट्रस और जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके दरमियान आ गया, और ये कंप्रेस हो गया। जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो वीनियस रिटर्न आपका कम हो जाएगा, वीनियस रिटर्न टू द राइट हार्ट कम हो जाएगा। जब राइट हार्ट को वीनियस रिटर्न कम हो गया है, डिक्रीज वीनियस रिटर्न, ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम कम कर देगा, और उसकी वजह से आपका कार्डिक आउटपुट जो है कम हो जाएगा। और जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। तो जब भी इस तरह होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जब ग्रेविड यूट्रस होता है और यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली अगर बात कर ले थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो वहां पे जब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल जब सुपाइन पोजीशन में होती है, तो ड्यू टू द वेट ऑफ द फीटस एंड वेट ऑफ द यूट्रस, इंफीरियर वेना केवा जो है वो कंप्रेस हो जाता है। उसकी वजह से वीनियस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, और वीनियस रिटर्न कम होने की वजह से आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो कम होगा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, एंड ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इसको कहते हैं। और इसको दूसरा नाम जो आगे जाके एक और वर्ड भी इससे पहले जो भी आया था, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे एक्सप्लेन करेंगे, वो है आयोटो केवल कंप्रेशन। ठीक है, आयोटो
केवल कंप्रेशन। अब अगर ये जिस तरह मैंने सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का आप लोगों को बताया कि अगर ये कंप्रेस हो जाए, लेकिन अगर ये इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस हो जाता है लेकिन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से आप कह लें कि टाइम के लिए अगर ये कंप्रेस हो जाता है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वीनियस रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन फिर इसकी अगर पोजीशन आप ठीक कर लें, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग क्या करेंगे कि इस फीमेल को आप कह लें कि आप इसको लिफ्ट लेटरल पे, ठीक है, लिफ्ट टिल्ट इसको दे दे, लेफ्ट साइड पे इसको कर दे, मतलब अभी ये सुपाइन है तो आप इसको कह दें कि आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो जाए, तो ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, तो ये जो कंप्रेशन हुई है ये जो है ये रिलीज हो जाएगा और जो वीनियस रिटर्न है वो वापस बढ़ जाएगा। मगर नॉर्मली वीनियस रिटर्न इतना कम नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली ये वीनियस रिटर्न इतना ज्यादा कम नहीं होता, तो वीनियस रिटर्न ज्यादा कम नहीं होता तो उस वजह से कार्डिक आउटपुट भी इतना ज्यादा कम नहीं होता, तो उस पे इफेक्ट जो है वो मिनिमल है। लेकिन अगर ये जो है ज्यादा देर के लिए इस पोजीशन में रहे, ठीक है, अगर ये जो फीमेल है ये ज्यादा देर के लिए ये जो ज्यादा देर के लिए इस पोजीशन में हो, सुपाइन पोजीशन में, तो इसमें वीनियस रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और उसी तरह कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये इस तरह हो और हमारे पास दूसरी हो कि अगर हम इनिस्थीजिया भी साथ में दे दें, ठीक है, अब ये सुपाइन पोजीशन में भी है और साथ में हमने इसको दे दिए प्रोपोफॉल, और प्रोपोफॉल के साथ साथ हमने इसको मसल रिलैक्सेंट भी दे दिया है, ठीक है, प्रोपोफॉल और मसल रिलैक्सेंट मींस के इसको हमने जीए दे दिया है। अब जीए की वजह से क्या होगा, इसका कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन होगा तो ऑलरेडी वीनियस रिटर्न कम है, कार्डियक आउटपुट कम है और आपने कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन भी कर दिया, तो ये और भी ज्यादा आपके पास ये जो वो है आपके पास ये, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो है और भी आपके पास एग्जेजरेट होगा, ये और भी इंक्रीज होगा, तो आपके पास कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और साथ में ब्लड प्रेशर जो है वो भी लोअर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द इनिस्थीजिया अगर आप करेंगे और आपके पास आयोटो केवल कंप्रेशन हो, ठीक है, आयोटो केवल कंप्रेशन मींस के अगर, अच्छा, एक तो आपके पास ये इंफीरियर वेना केवा की कंप्रेशन है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास जो आयोटा है वो भी अगर कंप्रेस हो जाए, अगर एब्डोमिनल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि वो जो वीनिया वेना केवा है उसके साथ साथ आयोटा को भी कंप्रेस कर ले, तो फिर तो कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो फिर इसको हम कहते हैं आयोटो केवल कंप्रेशन, ठीक है, एंड आयोटो केवल कंप्रेशन कैन लीड टू हाइपोटेंशन सिंड्रोम, ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो ये था हमारे पास आयोटो केवल कंप्रेशन एंड सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। So compression of the inferior vena cava in the supine position, the gravid uterus compress the inferior vena cava and decrease the cardiac output. क्यों कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है? ड्यू टू द डिक्रीज इन द वीनियस रिटर्न, क्योंकि वीनियस रिटर्न कम हो जाता है तो कार्डिक आउटपुट कम होगा और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कंसील केवल कंप्रेशन, ठीक है। अब इसके दौरान आपके पास नॉर्मली ब्लड प्रेशर इतना कम नहीं होता, नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो इतना कम नहीं होता, क्यों नहीं कम होता? क्योंकि एक तो आपके पास अगर यहाँ पे कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो आपके पास ये होगा कि रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, नॉर्मली क्या होगा कि एक तो रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट तो कम है, कार्डिक आउटपुट इज लोअर, ठीक है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, लेकिन ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, क्यों मेंटेन होगा? क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ है। दूसरा आपके पास ये होगा कि डाइवर्शन ऑफ द ब्लड थ्रू पेरावर्टेब्रल वीनियस प्लेक्सेस,
जो हमारे पास पेरावर्टिब्रल वीनियस प्लेक्सेस होते हैं उसके थ्रू जो ब्लड है वो डाइवर्ट हो जाता है और वीनियस रिटर्न जो है वापस आपके पास मेंटेन हो जाता है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इतना कम नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम इनिस्थीजिया दे दें या ये प्रोलोंग हो आपके पास, ठीक है, ये मतलब ये सुपाइन पोजीशन अगर या ये प्रोलोंग हो, प्रोलोंग पोजीशन, या साथ में जो है हमने सुपाइन पोजीशन प्लस जीए, जीए प्लस सुपाइन, तो फिर तो आपके पास जो रिफ्लेक्स कंस्ट्रिक्शन थी वो भी खत्म हो जाएगी और जो पेरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस था उसकी जरिए से जो डाइवर्शन ऑफ द ब्लड हो रही थी वो भी नहीं होगा। तो फिर आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर हो सकता है और उसकी वजह से फिर क्या होगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होगा, आयोटोकेवल कंप्रेशन होगी आपके पास। Iotocaval compression 8 to 15% of pregnant women have overt caval compression, ठीक है। 8 to 15% फीमेल में क्या होता है, ये कंप्रेशन जो है ये ज्यादा होता है जो हमें नजर आएगा, जो हाइपोटेंशन काज करेगा। साइन एंड सिम्टम ऑफ सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या है, तो उसके साइन सिम्टम है हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाए कार्डिक आउटपुट के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए तो उसमें क्या होगा, हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया, पेलर, नाजिया वोमिटिंग एंड नाजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। व्हेन कंबाइन विद कंबाइन hypotension effect of regional anesthesia or GA, iotocaval compression can readily produce fetal asphyxia। अब अगर हम इस पेशेंट को मतलब उसको है हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी है ड्यू टू द सुपाइन पोजीशन, और साथ में उसको आपने जीए दे दिया है या उसको स्पाइनल भी दे दिया है, ठीक है। तो स्पाइनल में भी सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा और जीए में भी कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन होगी, ठीक है। तो दोनों कंबाइनली क्या करेंगे, दोनों कंबाइनली ये करेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे, बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपका जो ब्लड फ्लो है, दो चीजें कम होगी, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन दोनों कम हो जाएंगे टू द फीटस, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी है और आपने जीए भी दे दिया या स्पाइनल दे दिया है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आपका ब्लड फ्लो जो है, ठीक है, जो फीटल ब्लड फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन जो फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों जब बहुत ज्यादा कम होंगे तो उसकी वजह से जो फीटस है उसको होगा फीटल एस्पेक्सिया, फीटल। जिस तरह एडल्ट्स में हाइपोक्सिया होता है उसी तरह फीटल में होता है एस्पेक्सिया। फीटल एस्पेक्सिया के दौरान क्या होता है, फीटल एस्पेक्सिया के दौरान या तो ऑक्सीजन कम होता है या ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है। तो उन दोनों की वजह से क्या होता है कि अगर ये ज्यादा कम हो जाए और वो जो ब्लड फ्लो है वो फीटस के जो सीएनएस है उसको प्रॉपर ना आ जाए, ठीक है। और सीएनएस को ना जाए और ब्रेन को, सीएनएस में स्पेसिफिकली ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को ब्लड फ्लो भी कम हो गया है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो, फीटस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ब्लड फ्लो भी कम हो गया है, उसको ऑक्सीजन भी कम हो गया है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हो जाएंगे और उसको हम कहते हैं फीटल एस्पेक्सिया।
आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इसको फीटल एस्पेक्सिया भी कहते हैं, इसको बर्थ एस्पेक्सिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, या ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, खासकर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को। तो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा इसमें इफेक्ट होगी। तो आयोटो केवल कंप्रेशन कैन काजेस फीटल एस्पेक्सिया। और अगर ये आप मतलब सी सेक्शन के दौरान हो, ठीक है, तो उसके दौरान अगर हो तो फिर इसको हम कहते हैं बर्थ एस्पेक्सिया। ड्यूरिंग द बर्थ फीटस को एस्पेक्सिया हो जाए। तो इस फीटस में फिर एस्पेक्सिया की वजह से हाइपोक्सीमिया होगा, हाइपरकेप्निया होगा, ठीक है, और उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होंगे। तो आप इसको किस तरह डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे देख लें। तो ऊपर डायग्राम में देख ले तो यहाँ पे है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में ये इंफीरियर वेना केवा आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे है आयोटा, और ये आपका प्लेसेंटा और फीटस है। तो क्या करेंगे, इस इंफीरियर वेना केवा को कंप्रेस किए यहाँ पे, ठीक है, तो वो काफी कंप्रेस हो गया है। तो ब्लड फ्लो कम हो गया है, कार्डिक आउटपुट कम हो गया है, कार्डिक आउटपुट और जो वीनियस रिटर्न है वो कम हो गया है। लेकिन इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय गिविंग अ लेफ्ट लेटरल टिल्ट। तो अब इस यहाँ पे नीचे देख ले तो यहाँ पे है लेटरल डिक्यूबाइटस, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबाइटस। तो लेफ्ट साइड पे इसको कर ले तो ये फीटस जो है इसका जो वेट है इस साइड पे आ जाएगा, और आपका जो इंफीरियर वेना केवा है और अयोर्टा है ये कंप्रेस नहीं हुआ। ठीक है। जब ये दोनों कंप्रेस हो जाए तो इसको हम कहते हैं अयोटो केवल कंप्रेशन, अयोटा प्लस इंफीरियर वेना केवा कंप्रेशन। तो इसको आप या लेफ्ट लेटरल टिल्ट दे दे, या जो बटक से उसके नीचे, जो राइट बटक है उसके नीचे आप रख ले एक पिलो, और उसको लेफ्ट साइड पे टिल्ट कर दे, तो ये खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन इन एनेस्थेटाइज पेशेंट। अब एनेस्थेटाइज पेशेंट में मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर नॉर्मल है, एनेस्थेटाइज नहीं है, तो उनमें इतना आपके पास कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। लेकिन अगर एनेस्थेटाइज होगा तो वहां पे इंफीरियर वेना केवा के साथ साथ आपका अयोटा जो है वो भी कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। और जो आपके पास जो रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी तो वो भी नहीं होगी। तो इसकी वजह से इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, वीनस रिटर्न एंड कार्डिक आउटपुट। और अयोटा कंप्रेस होगा तो ब्लड फ्लो टू द किडनी, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड यूटीरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो है, जो फीटस को ब्लड फ्लो जा रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से फीटल एस्पेक्सिया होगा। ठीक है। यूटेराइन कंट्रैक्शन रिड्यूस केवल कंप्रेशन बट एक्सरबेट अयोटिक। अगर यूटेराइन कंट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से केवल कंप्रेशन जो है वो तो कम हो जाएगा, इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन अयोटिक कंप्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा 1 मिनट, बस ये लेक्चर खत्म हो रहा है उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद 5 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। और
फीटस को सी सेक्शन में जब आउट कर दे तो इंफीरियर वेना केवा में ब्लड फ्लो जाता है। अच्छा, अगर फीटस को आउट कर दे ना